ना तो पड़ेगा ही। यस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक इन क्लास 12th। ना बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे थे आप लोग हैं। हाँ वही तो, तुम ही तो कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करें। इलेवेंथ क्लास में आप लोगों ने भी इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट पढ़े थे। यहाँ पर भी 2 पार्ट हमें पढ़ने हैं। 11th में जो इकोनॉमिक्स थी बिल्कुल डिफरेंट थी, अब जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। किसी बच्चे को लगता है कि 11th में हमें समझ में नहीं, तो कोई बात नहीं, 12th की इकोनॉमिक्स बिल्कुल नई तरीके की है ना। हमारे पास यहाँ पर इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? माइक्रो मतलब छोटा होता है ना, व्यष्टि। क्या बोलेंगे इसको? व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो सेकंड इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब समष्टि। तो ये 2 अर्थशास्त्र अपन को पढ़नी है, एक व्यष्टि और दूसरी समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो। तो पहले अपन इस वाली बुक को स्टार्ट करेंगे। 2 बुक हमारे पास, माइक्रो और मैक्रो हैं। तो पहले अपन जो स्टार्ट करें वो माइक्रो स्टार्ट करेंगे, है ना। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हमारा चैप्टर 1 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के नाम से है वो, है ना, एक सामान्य परिचय है। ये जो चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताएगा। इसके अलावा माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बताएगा। इकोनॉमी क्या है वो बताएगा। इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है ना, इकोनॉमिक्स की प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 अपन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इकोनॉमी है, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इकोनॉमी को? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। क्या होती है अर्थव्यवस्था? जैसा आपने 11th में एक बुक पढ़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना। तो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? किसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था? भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? ये एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रीजन जहाँ पर लोग अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हिंदी में कहेंगे तो आर्थिक गतिविधियाँ। पैसा कमाने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उस प्रकार की गतिविधि को, उस प्रकार की एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा? आर्थिक गतिविधि। इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है या जिस रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, उस रीजन को, उस एरिया को क्या बोलेंगे अपन? इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ की जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक इज अ रीजन और एरिया वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। हिंदी में कहेंगे अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र या एरिया है जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? 11th में भी पढ़ा है ना इसके बारे में, तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? भाई सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो उससे पहले अपन ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा ना। ये सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल, सिट डाउन। इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सुनिए कभी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? आर्थिक समस्याएं, है ना, पैसे की समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं।
तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सभी के सामने होती है, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे पूरी गवर्नमेंट हो, सभी के सामने कौन सी प्रॉब्लम होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। और उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो होता है वो हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है वो भी पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब कुछ अर्न करने के लिए काम करते हैं, कुछ कमाने के लिए काम करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पर की जाती है वो एरिया इकोनॉमी है, जहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सोशल साइंस की एक ब्रांच है। आपने 10th तक इस सब्जेक्ट को सामाजिक विज्ञान के साथ पढ़ा है ना। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये किसकी शाखा है? सामाजिक विज्ञान की शाखा है। तो ये इट इज़ अ branch of social science in which we study about the rational management of the resources। rational management of resources मतलब जो हमारे संसाधन वो सीमित हैं, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी वांट्स है वो क्या है? असीमित, अनंत है ना, अनलिमिटेड वांट्स है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उस प्रकार के यूज़ को हम बोलते हैं रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। संसाधनों का सही से प्रयोग करना। हमारे पास पैसा है वो सीमित है, लिमिटेड है, और उस लिमिटेड पैसे का इस तरह से उपयोग करना कि हमारी जो वांट्स है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। इस प्रकार के सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? किसका ब्रांच है? सोशल साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम रिसोर्सेज के रैशनल मैनेजमेंट या संसाधनों के सही प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। जो आर्थिक समस्याएं एक व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है और एक राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है, यानी इंडिविजुअल लेवल पर भी होती है और नेशनल लेवल पर भी हो सकती है। उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में जहाँ पढ़ा जाता है, ऐसा सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स। वैसे इकोनॉमिक्स को मीनिंग को लेकर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। मतभेद का मतलब अर्थशास्त्री जितने होते हैं सब अपने अपने विचार रखते हैं, है ना, अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। तो एक इकोनॉमिस्ट हुई है, फेमस लेडी है, मिसेस बारबरा बूटन, है ना। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जहाँ पर 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं वहाँ 7 परिभाषाएं निकल जाती है। उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पर 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ पर 7 परिभाषाएं बन जाती है, यानी कि 6 अपने अपने मत है, और इस 7वां आदमी कौन होगा? जो इन 6 की बातों को मिलाकर अपना एक मत दे देगा, है ना। खुद का दिमाग नहीं लगाएगा वो क्या कर रहा है? उन 6 की बातों को कॉपी करके थोड़ा सा इससे ले लिया, थोड़ा सा इससे ले लिया, थोड़ा सा इससे ले लिया, तो इस प्रकार से 7वीं डेफिनेशन और बना देगा वो। तो अर्थशास्त्र की कोई स्पेशल या एक इंडिविजुअल डेफिनेशन नहीं होती है ना। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं चलती है, तो अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो वो परिभाषाएं क्या क्या है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन इसके कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशंस यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? परिभाषाएं, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। परिभाषाओं में सबसे पहले जो परिभाषा आती है उसका नाम है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। हिंदी में इसको कहेंगे, वेल्थ का मतलब होता है धन। तो ये परिभाषा कौन सी है? धन प्रदान परिभाषा। कौन सी परिभाषा है? धन प्रदान परिभाषा। अब ये परिभाषा दी किसने है? तो एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिसका नाम है एडम स्मिथ। नाम सुना है? कहाँ सुना? 11th क्लास में। क्या था 11th क्लास में? हाँ, एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के पिता में इसको कहा जाता है ना, अर्थशास्त्र के जनक। हाँ, आधुनिक अर्थशास्त्र के। वैसे तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य है, क्योंकि सबसे पहले इकोनॉमिक्स के नाम से बुक जो लिखी है वो चाणक्य ने लिखी है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस थी, राजनीतिक विज्ञान थी। आधुनिक जो अर्थशास्त्र है, जो धन के बारे में बात करती है, वो अर्थशास्त्र किसने बनाई है? एडम स्मिथ ने बनाई है। अच्छा, कोई बताएगा कौन से वर्ष में इन्होंने एक परिभाषा दी है? 1776 के अंदर एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम क्या था? इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस नाम से इन्होंने क्या लिखी है? किताब लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ
वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में इस बुक को वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है ना। लास्ट जो वर्ड है वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में इस बुक को इस नाम से जाना जाता है। तो ये बुक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। कब लिखी है? 1776 के अंदर। और इसी बुक के अंदर उन्होंने अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। और डेफिनेशन किस पर बेस्ड है? वेल्थ पर, मतलब धन के ऊपर बेस्ड है ना। तो ये जो परिभाषा है आपको ध्यान रखना है कि कौन से अर्थशास्त्री ने दी है, कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी है? एडम स्मिथ ने दी है, ठीक है ना। तो इसको याद रखने का एक तरीका भी मैंने बताया था कि एडम स्मिथ ने ये परिभाषा दी। कैसे याद रखेंगे? टोटल अपन 5 डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो 5 लोगों के नाम भी पढ़ेंगे साथ में, तो कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। तो इसके एक थोड़ी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? देखो, एक यहाँ पर अपन क्या बना रहे हैं? अच्छा, डमरू है क्या ये? हैं? अच्छा, डमरू है। कौन बजाते हैं डमरू? भगवान शिव बजाते हैं। अच्छा, डमरू जब बजाएंगे भगवान शिव, तो अपन पहले उनकी क्या करेंगे? आराधना करेंगे, तपस्या करेंगे, भगवान शिव को खुश करेंगे। खुश करेंगे तो भगवान शंकर तो भोले हैं, है ना, बोलते हैं ना भोले शंकर, तो फटाफट बात मान लेते हैं। तो अपन उनकी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, उनकी आराधना क्यों कर रहे हैं? अपने पास पैसा नहीं है, तो अपन भगवान शिव को खुश करने के लिए कह रहे हैं भगवान पैसे की बारिश कर दे। क्या कह रहे हैं अपन? पैसे की बारिश कर दे। पैसा मतलब धन ही तो होता है। तो अपन भगवान शिव से चाह रहे हैं कि भगवान आप धन की बारिश करो। तो अपन उनकी प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव क्या बजाएंगे? डमरू बजाएंगे। और डमरू बजाएंगे तो किसकी बारिश होगी? धन की, यानी वेल्थ की बारिश होगी। और वेल्थ यानी धन, डमरू, डमरू से डम, एडम, है ना, डम से याद रहेगा एडम, डम डम यानी डमरू। और डमरू बजाएंगे तो क्या आएगा? वेल्थ आएगा, है ना, धन आएगा। तो अपन को जब भी पूछा जाएगा धन प्रधान परिभाषा किसने दी, तो धन से डमरू याद रखना, डमरू से, डम से एडम। इस तरह से अपन परिभाषा को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है वेलफेयर ओरिएंटेड। कौन सी परिभाषा है? वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेलफेयर को हिंदी में बोलते हैं कल्याण। क्या बोलेंगे? कल्याण प्रधान परिभाषा। अच्छा, कल्याण प्रधान परिभाषा या वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? एक अर्थशास्त्री आते हैं जिसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। कौन से हैं? अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल क्यों फेमस है? अल्फ्रेड मार्शल का नाम सुना? सुना? अच्छा, नहीं सुना? अच्छा, बता देंगे। सुना तो बताओ कहाँ सुना है। अल्फ्रेड मार्शल a person who is famous for the father of microeconomics। अल्फ्रेड मार्शल को क्यों याद किया जाता है? वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं, है ना। जो अपन ने 2 शाखाएं पढ़ी है ना, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है। और इस अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी परिभाषा दी है? कल्याण प्रधान या कल्याणवादी या वेलफेयर ओरिएंटेड। अब इस डेफिनेशन को भी हमें याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? देखो, ये क्या है? मार्शल, मार्शल आर्ट, है ना। मार्शल आर्ट कैसे करते हैं? चाइनीज़ मूवी में होता है ना मार्शल आर्ट। अच्छा, अब अपन क्या कर रहे हैं? भला करना लोगों का। तो लोगों का भला कब कर पाएंगे? जब अपन को क्या आती हो? मार्शल आर्ट आती हो ना। अपन रोड पर जा रहे हैं, किसी एक छोटे से बच्चे को बहुत सारे जने मिल के पीट रहे हैं, फिर अपन उसको बचाने की कोशिश करें, तो अपने को क्या आनी चाहिए? मार्शल आर्ट आनी चाहिए। और मार्शल आर्ट अगर आएगी तो अपन लोगों का क्या कर पाएंगे? कल्याण कर पाएंगे, यानी वेलफेयर कर पाएंगे। तो वेलफेयर से आपको क्या याद रखना है? मार्शल आर्ट। क्योंकि मार्शल आर्ट अगर आएगी तो ही हम लोगों का क्या कर पाएंगे? कल्याण कर पाएंगे, लोगों का भला कर पाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है? मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट से क्या याद आएगा? अल्फ्रेड मार्शल, है ना। अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी है? कल्याणवादी या कल्याण प्रधान, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं अपन। जो तीसरी डेफिनेशन है ये है आपकी स्कैरसिटी ओरिएंटेड, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको दुर्लभता प्रदान, दुर्लभता प्रधान परिभाषा।
अब स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? प्रोफेसर रॉबिन्स या रॉबिन्सन, है ना, इस पर्सन ने डेफिनेशन दी है। रॉबिन्स या रॉबिन्सन जो है, इसने जो डेफिनेशन दी है, कौन सी डेफिनेशन? दुर्लभता प्रदान। अब इसको कैसे याद रखेंगे? दुर्लभ क्या होते हैं? एक इंग्लिश में वर्ड रैबिट, क्या है, क्या होता है रैबिट? खरगोश, है ना। खरगोश आजकल बड़े दुर्लभ है, इसका मतलब दिखते नहीं है। तो जो चीज़ दिखती नहीं है वो क्या है? दुर्लभ होती है ना। जो चीज़ नहीं दिखती है या बड़ी मुश्किल से दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केयर या दुर्लभ। तो आजकल क्या दुर्लभ हो गए हैं? रैबिट दुर्लभ हो गए हैं। और रैबिट से क्या याद आएगा? रॉबिन्सन, है ना। तो आपसे पूछा जाए हु गेव स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, तो उसका आंसर होगा रॉबिन्स। या दुर्लभता प्रदान परिभाषा किसने दी है? तो रॉबिन्स ने दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, नहीं, परिभाषाओं के ईयर नहीं पूछेंगे, जहाँ ईयर है मैं वहाँ लिखा दूंगा, ठीक है ना। अगली जो डेफिनेशन है उसका नेम है वांटलेसनेस, वांटलेसनेस डेफिनेशन या ओरिएंटेड, वांटलेसनेस ओरिएंटेड डेफिनेशन। वांटलेसनेस ओरिएंटेड डेफिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवश्यकता विहीनता, आवश्यकता विहीनता परिभाषा। अब जो ये वांटलेसनेस डेफिनेशन है या आवश्यकता विहीनता परिभाषा है, ये किसने दी है? प्रोफेसर जेके मेहता। यस, जेके मेहता से क्या याद रखना है? तारक मेहता सबका ऑल टाइम फेवरेट शो, है ना। तो तारक मेहता क्या है? आजकल तारक मेहता की स्टार कास्ट चेंज हो गई ना, पुराने कुछ भी नहीं रहे। कौन कौन है पुरानी स्टार कास्ट में? जेठालाल और अच्छा बबीता जी हैं। यहाँ पर भी फैन फॉलोइंग है क्या? हैं? अय्यर भैया हैं। हाँ, तो लेकिन पुरानी स्टार कास्ट जैसे कि दयाबेन नहीं है ना, जो तारक मेहता वो नहीं है, लेकिन वो जब थे तो शो की अलग रौनक थी। तो हम सभी वापस उनकी वांट कर रहे हैं ना, वी वांट ओल्ड तारक मेहता, वी वांट ओल्ड तारक मेहता, हमें पुराना तारक मेहता चाहिए। तो आवश्यकता है ना उसकी, पुराने की अपन को आवश्यकता है। तो आवश्यकता विहीनता से आपको क्या याद रखना? मेहता याद रखना। मेहता याद आते आपको क्या याद आ जाएगा? जेके मेहता आ जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म से अपने को क्या मतलब है? नहीं, ना तो ये जेठालाल है ना ये कुमार है। अगली जो डेफिनेशन है उस पर अपन बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है फिफ्थ, उस डेफिनेशन का नेम है डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन। डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विकासात्मक परिभाषा। ये डेफिनेशन किसने दी है? प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन। प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन, शॉर्ट में हम पी.ए. सैमुअल्सन लिख रहे हैं, सैमुअल्सन, है ना। तो ये जो परिभाषा है विकासात्मक परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन। तो आपको सैमुअल्सन से आपको याद रखना शैम्पू, क्या याद रखना है? शैम्पू। अब शैम्पू से क्या होगा? बालों में लगाएंगे या चेहरे पे लगाते हैं? मैं तो कभी कभी बालों के साथ साथ चेहरे पे भी लगाता हूँ। हैं? अच्छा, दाढ़ी है इसलिए। तो सैमुअल्सन से क्या याद रखना अपन को? शैम्पू। और जब बालों में शैम्पू लगाते हैं तो बालों का क्या होता है? विकास होता है। कौन से शैम्पू से होता है? हैं? एड देख के लगाते हो क्या? तो शैम्पू से सैमुअल्सन से क्या याद रखना है? विकास, है ना। बालों में शैम्पू लगाएंगे तो बालों का क्या होगा? विकास होगा। तो इस तरह से हमने 5 परिभाषाओं के टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहली परिभाषा
वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने। उन्होंने एक बुक लिखी, कौन से ईयर में? 1776 में। बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। सबसे पहले ये बुक उन्होंने लिखी और इसी बुक में आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने व्याख्या करी है। दूसरी परिभाषा वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? एल्फ्रेड मार्शल। तीसरी परिभाषा स्केर्सिटी ओरिएंटेड दुर्लभता किसने दी है? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। तीसरी परिभाषा, चौथी परिभाषा आवश्यकता विहीनता या वांटलेसनेस डेफिनेशन किसने दी है? जे.के. मेहता ने। और पांचवी परिभाषा विकासात्मक या डेवलपमेंटल डेफिनेशन जो किसने दी है? प्रोफेसर P.A. सैमुअल्सन। सैमसंग नहीं है ना, प्रोफेसर P.A. सैमुअल्सन है। तो ये 5 परिभाषाएं हमने आज पढ़ी है। कुछ आया समझ में? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपन। अभी कुछ नहीं लिखना आपको, नोट्स मिलेंगे। हाँ चलिए, अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नेम है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स हिंदी में कहेंगे ब्रांच का मतलब होता है शाखा। तो किसकी शाखाएं हम पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र की शाखाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र की जो 2 शाखाएं हैं, माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, ये बताई किसने है? तो सबसे पहले 1933 के अंदर, कब? 1933 के अंदर एक पर्सन है जिसका नेम है रेगनर फ्रिश। इस पर्सन ने सबसे पहले अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं बताई है, जिसका नाम क्या है? शाखाओं का नाम माइक्रो और मैक्रो। हिंदी में कहेंगे तो व्यष्टि और समष्टि। अब ये व्यष्टि और समष्टि क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बोर्ड के अंदर, यहाँ से डिफरेंस पूछे जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताओ। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके मीनिंग की कि माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तो ऐसी अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का जहाँ अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत मतलब छोटे स्तर पर जो अध्ययन होता है वो क्या है? माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें लिखेंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। देखो यहाँ पर स्पेलिंग की अगर बात करें तो यहाँ आई है और इधर ए है, तो आई से इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत। और यहाँ हम क्या बात करेंगे? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक साथ करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट।
क्या बोलेंगे? एग्रीगेट, मतलब सामूहिक। तो ए से एग्रीगेट, आई से इंडिविजुअल, ए से एग्रीगेट, आई से इंडिविजुअल। जहाँ इंडिविजुअल चीज़ों की स्टडी होती है वो माइक्रो है, जहाँ पर एग्रीगेट थिंग्स की स्टडी होती है वो क्या है? मैक्रो है। तो यहाँ हम लिखेंगे एग्रीगेट फैक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी, या अपन ऐसा कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के सामूहिक तथ्यों का अध्ययन। एक अर्थव्यवस्था का हम क्या कर रहे हैं? सामूहिक तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं, या पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं ना, इकोनॉमी एज अ होल। तो भी वो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो है। इकोनॉमी एज अ होल, हिंदी में कहेंगे संपूर्ण अर्थव्यवस्था। जहाँ पर हम पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र। सेकेंड पॉइंट, ये जो टर्म है ये कहाँ से आई है? माइक्रो और मैक्रो शब्द कहाँ से आए हैं? तो ये ग्रीक भाषा से आए हुए हैं, है ना। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है माइक्रोस, और इस माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? छोटा। तो ये ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द माइक्रोस है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा। इधर ये भी ग्रीक भाषा से आया हुआ है, वर्ड क्या है? मैक्रोस, MAKROS, और इस मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज। हिंदी में क्या होगा? बड़ा। जहाँ पर बड़ी चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जहाँ पर छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तीसरा पॉइंट, इसके अन्य नाम भी हैं, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे कीमत सिद्धांत। ऐसा क्यों है? जब भी माइक्रो के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के अंदर कीमत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम पहला चैप्टर तो परिचय है, जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे उपभोक्ता व्यवहार, तो उपभोक्ता व्यवहार को जब पढ़ेंगे तो उसमें मांग आएगा, है ना। तो उस मांग के अंदर भी अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता कीमत के आधार पर मांग करता है। किसी चीज़ की कम कीमतें हैं तो वो अधिक मांग करेगा, किसी चीज़ की ज़्यादा कीमतें हैं तो वो उसकी मांग कम कर देगा। फिर आगे अपन पूर्ति पढ़ेंगे, तो पूर्ति के अंदर ये पढ़ेंगे कि कीमतें बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमतें कम हो गई तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो हर चैप्टर के अंदर यहाँ पर कीमत के बारे में पढ़ा जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कीमत सिद्धांत या प्राइस थ्योरी। इधर बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट की, तो इसको हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें इनकम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होगी। जैसे एक चैप्टर आएगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, फिर एक चैप्टर आएगा इनकम डिटर्मिनेशन, आय का निर्धारण, फिर एक चैप्टर आएगा गवर्नमेंट बजट, फिर एक चैप्टर आएगा मनी बैंकिंग। तो इन हर चैप्टर के अंदर पैसे की बात हो रही है, हर चैप्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर बात ज़्यादातर किसकी होती है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट की होती है, इसलिए इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहेंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे आय और रोजगार सिद्धांत। इसके बाद चौथा पॉइंट, जब हम माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं, जब हम किसी एक चीज़ को पढ़ते हैं ना तो दूसरी चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, है ना। आप जब अकाउंट्स पढ़ते हो तो दिमाग में दूसरी चीज़ें चलेगी तो अकाउंट समझ में नहीं आएगी। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और सर के बताए हुए फॉर्मूले याद कर रहे हो तो फिर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी। यानी कि जब हम कोई एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो बाकी सब चीज़ें हमें इग्नोर करनी होती है। तो जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं और उस समय अगर मैक्रो की चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग गई तो फिर माइक्रो समझ में नहीं आएगी, है ना। तो अपन को क्या करना है, जब माइक्रो पढ़ते हैं तो किसको कांस्टेंट मानना है? मैक्रो को कांस्टेंट मानना है, यानी इसकी चीज़ें अपन को कांस्टेंट मानी, इग्नोर करना है कि इसमें कुछ भी नहीं होता है। और जब अपन मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे तब किसको कांस्टेंट मानना है? माइक्रो को कांस्टेंट मानना है ना। तो इसमें अपन लिखेंगे कौन से पैरामीटर कांस्टेंट होंगे? मैक्रो पैरामीटर्स। मैक्रो पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट
जब अपन माइक्रो पढ़ते हैं तो क्या कांस्टेंट मानना है, मैक्रो के पैरामीटर्स कांस्टेंट मानना है। हिंदी में लिखेंगे समष्टि प्राचल स्थिर माने जाते हैं। और जब मैक्रो पढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइक्रो पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट। हिंदी में बोलेंगे कौन से, व्यष्टि प्राचल स्थिर माने जाते हैं। इसके अलावा हम और पॉइंट की बात करें तो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है ये एक पार्शियल इक्विलिब्रियम है। पार्शियल का मतलब अपूर्ण संतुलन है, क्योंकि इसमें हर चीज़ के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ते हैं। उस पूरी इकोनॉमी जो है, पूरी अर्थव्यवस्था, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो जब पूरी चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं तो पूरा संतुलन भी नहीं होगा। वो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल या अपूर्ण संतुलन इसे कहा जाता है। और जब मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं तो मैक्रो के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था को ही पढ़ लेते हैं अपन। तो पूरी अर्थव्यवस्था को जब पढ़ लिया जिसका मतलब कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। और जब सारी चीज़ें हमने पढ़ी है तो उस इक्विलिब्रियम को, संतुलन को कहा जाता है जनरल इक्विलिब्रियम, सामान्य संतुलन। तो दो चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, इसको क्या कहेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल मतलब अपूर्ण, अपूर्ण संतुलन। और इधर क्या होगा, जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। हिंदी में क्या बोलेंगे, जनरल यानी सामान्य, सामान्य संतुलन। एक लास्ट डिफरेंस और है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण। व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे एक उपभोक्ता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कंज्यूमर पूरी अर्थव्यवस्था एक छोटा सा हिस्सा है ना, हम सभी कंज्यूमर्स हैं। और कंज्यूमर्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर्स ही एक अर्थव्यवस्था में एकमात्र इंसान नहीं है। कंज्यूमर के अलावा एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसका मतलब कंज्यूमर के बारे में हम पढ़ेंगे तो कंज्यूमर क्या है, एक छोटा सा पार्ट है पूरी अर्थव्यवस्था का, यानी कि एक अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई है, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट है। तो कंज्यूमर के बारे में जैसे हम उसकी डिमांड पढ़ रहे हैं, डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर, एक उपभोक्ता की मांग, तो क्या है, माइक्रो है वो, है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल्स में हम लिख रहे हैं डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, हिंदी में कहेंगे उपभोक्ता की मांग, एक उपभोक्ता की मांग। और अगर हम समष्टि पर आते हैं तो इसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। तो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे आता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इसका मतलब पूरे देश की आय है। तो राष्ट्रीय आय का जब अध्ययन करेंगे तो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति के बारे में जानकारी अपन ले रहे हैं, तो भी क्या है, मैक्रो में आएगा। इसके अलावा हम निर्धनता के बारे में पढ़ते हैं, पॉवर्टी, तो वो भी मैक्रो के अंदर है, क्योंकि पूरे देश की निर्धनता कितनी है वो अपन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर, वो भी किसका पार्ट है, मैक्रो का, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल जो होता है, महंगाई का स्तर, वो पूरे देश की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है। तो जनरल प्राइस लेवल जो आएगा वो भी मैक्रो के अंदर आता है। जीडीपी आएगी तो मैक्रो के अंदर आएगी। गवर्नमेंट का बजट आएगा तो किस में आएगा, मैक्रो के अंदर आएगा। आरबीआई की कोई पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो वो किसका पार्ट है, मैक्रो का पार्ट है ना। वो देश के बड़े लेवल की जब भी बात आती है वो सब कुछ मैक्रो का पार्ट होता है। तो ठीक है, ये हमारे डिफरेंसेस हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। इसमें किसका अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का। इसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं, सामूहिक तथ्यों का। दूसरा हमने पढ़ा था, ये किस सब भाषा से आया हुआ है, ग्रीक भाषा के माइक्रो से, जिसका अर्थ होता है छोटा या स्मॉल। ये भी ग्रीक भाषा के मैक्रो से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, लार्ज या बड़ा।
फिर हमने पढ़ा इसको और किस नाम से जानते हैं, प्राइस थ्योरी या कीमत सिद्धांत। इसको किस नाम से जानते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी या आय और रोजगार का सिद्धांत। चौथा पॉइंट हमने लिखा कि जब अपन माइक्रो पढ़ते हैं, जब व्यष्टि का अध्ययन करते हैं तो क्या स्थिर मानना है, समष्टि के प्राचल या मैक्रो पैरामीटर्स को कांस्टेंट मानना है। जब अपन मैक्रो पढ़ते हैं तो व्यष्टि के प्राचल को स्थिर मानना है, माइक्रो के जो पैरामीटर्स उसको कांस्टेंट मानना है। फिर अपन ने पढ़ा इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जानते हैं, और अपूर्ण संतुलन है ये, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, पूरा नहीं है, इस वजह से ये अपूर्ण है। और ये सामान्य संतुलन या जनरल इक्विलिब्रियम। और एग्जांपल्स के तौर पर अपन देखें तो डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर या एक उपभोक्ता की मांग, और इधर अपन ने लिखा नेशनल इनकम, या इसके अलावा जीडीपी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पुअर्टी हो सकता है। तो इसको हम पढ़ते हैं व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइक्रो का जनक कौन अभी पढ़ा था, एल्फ्रेड मार्शल। मैक्रो का जनक है, उसका नाम है प्रोफेसर जे.एम. किन्स। कौन है, जे.एम. किन्स। अच्छा, थोड़ा सा इस जे.एम. किन्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे। जे.एम. किन्स जो है इसने एक किताब लिखी है 1936 में। कब लिखी, 1936 में एक किताब लिखी थी। ये किताब जो आधारित थी, जिस पर बेस्ड थी, वो किस पर बेस्ड थी, वर्ल्ड डिप्रेशन ऑफ 1929, 1929 की महामंदी हुई थी वर्ल्ड के अंदर, उस पर आधारित एक किताब लिखी गई थी 1936 के अंदर। उस किताब का नाम क्या था, बुक का नेम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्या किताब है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। हिंदी में इसका नाम है मुद्रा, ब्याज एवं रोजगार का सामान्य सिद्धांत। मुद्रा, ब्याज एवं रोजगार का सामान्य सिद्धांत। ये किताब लिखी है 1936 में, किसके द्वारा, जे.एम. किन्स के द्वारा। और जे.एम. किन्स कौन है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, ये जो किताब लिखी गई है किस पर आधारित है, तो 1929 की जो डिप्रेशन है, वर्ल्ड डिप्रेशन, महामंदी, इस पर आधारित है। ये विश्व की महामंदी हुई है 1929 के अंदर। इस महामंदी पर आधारित किताब किसने लिखी है, जे.एम. किन्स ने 1936 के अंदर। और किताब का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, कुछ आया समझ में, आगे बढ़ें, बस चलिए। कल अपन यहीं से आगे नेचर से स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है ना। तो नेचर के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में। ठीक है, उसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके।